कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो सद्भाव से डरपोक होते हैं, लेकिन सपने चांद सितारे तोड़ लाने के देखते हैं। ऐसे लोगों को शेख चिल्ली कहते हैं, शेख चिल्ली। और आज ऐसे ही एक शेख चिल्ली सामने आए हैं जिनका नाम है फारूक अब्दुल्ला। शेख चिल्ली फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो एक दिन चीन की मदद से अनुच्छेद 370 को वापस लेकर आएंगे। दोस्तों, यह आस्तीन का सांप है, ये लोग आस्तीन के सांप है। इनकी गद्दार सोच को कुचलना जरूरी है, क्योंकि हम चाहे कुछ भी बर्दाश्त कर ले, राष्ट्र विरोधी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो 1000 राष्ट्र विरोधी उठ खड़े होंगे। आज मैं शेख चिल्ली गद्दार फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूं, अरे आपको याद है गलवान में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे? आपको याद है कैसे तिरंगे से लिपटकर हमारे शहीद अपने घरों को लौट रहे हैं? अरे शेख चिल्ली फारूक अब्दुल्ला गद्दार, कुछ याद आया आपको? देशवासियों, जिन लोगों के कलेजे में देश के लिए साहस नहीं होता, ईमानदारी नहीं होती, उन लोगों को अपने बयानों पर शर्म भी नहीं आती। एक तरफ हमारी सेना दिन रात सीमा पर लड़ रही और दूसरी तरफ ये लोग दुश्मन की चरण वंदना कर रहे हैं। देश को जवाब चाहिए। क्या ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक है? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। भेजो इस फारूक को चाइना, भेजो इस फारूक को पाकिस्तान, जहां भेजो जहन्नुम भेजो इस गद्दार को। क्योंकि जो भारत की खाएगा और चीन पाकिस्तान की गाएगा, उसका एक ही इलाज है, उनका पासपोर्ट छीन लो, इस फारूक की नागरिकता वापस लो और चीन या पाकिस्तान इस गद्दार को पकड़ के भेज दो। और अब्दुल्ला परिवार बताए कि उन्हें कश्मीर में क्यों रहना चाहिए। कश्मीर तो भारत में है, तुम लोग तो पाकिस्तान और चीन की सोच रखते हो। अरे गद्दारों, इनके जाने से तो कश्मीर का भला ही हुआ है। देशवासियों, जो आदमी भारत में रहते हुए भारत के खिलाफ बोले, भारत का खाए और चीन का गाए, भारत का खाए और चीन के नमक का हक अदा करे, उसे तो चीन ही चले जाना चाहिए। चीन मानता है कि वहां पे मुसलमानों को कोई राइट्स नहीं है मुसलमान के। 2 साल में उनके लिए 380 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनाए गए। यानी कि चीन में अगर कोई बोले कि मैं मुसलमान हूं, अगर चीन में रहते हुए तुम बोलो मैं मुसलमान हूं, तो तुम घर में नहीं रह सकते, तुमको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। चीन में कोई मुसलमानों की कोई राइट नहीं है। चीन में उइगर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। चीन में उइगर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। अरे चीन में उइगर मुसलमानों पर कोड़े बरसाए जाते हैं, कोड़े। चीनी सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें अपने बूटों से रौंदते हैं। हर दिन जब लाइन लगती है ना मुसलमानों की, उइगर मुसलमानों की, तो उनके मुंह पर जूते मारे जाते हैं। अरे इस बेशरम गद्दार, कुछ तो बोलो इस फारूक अब्दुल्ला को। जीडी बख्शी, आप देख रहे हैं कुछ तो इस बेशरम फारूक अब्दुल्ला को कुछ तो बोलो। आप लोग कह रहे हो ना, अरे भाई हमें 370 चाहिए, हमें 370 चाहिए। कहां गए वो दिन, वो अच्छे दिन, अब्दुल्ला वाले दिन, भ्रष्टाचार के दिन, लश्कर-ए-तोयबा के दिन, हफीज सईद के दिन,
आसिया अंद्राबी के दिन, वो कहां गए वो दिन? तो मैं आपको कह रहा हूं, ओ भैया मेरे, गए वो दिन। आप अभी चीन की मदद कितनी मांग लो, उनके जूतों को हाथ में लेके ना आप चाटो, चीनी जूतों को हाथ में पकड़ो अहमद एयाज जी, और इस तरफ चाटो, फिर उस तरफ चाटो, चाटते रहो। नहीं, पूरी बात कर लो, फिर आप जाओ। मैं आपको फंडिंग करूंगा, आपको मैं चीन भेजूंगा, मैं आपको जरूर भेजूंगा, आपको भेजूंगा मैं चीन, आपके लिए मैं गाड़ी इंतजाम करूंगा, बॉर्डर वाले आपको वापस भेज देंगे, आप उइगर मुसलमानों के साथ रहना। मैं चाहता हूं आप जाओ, क्योंकि वहां पे जब जाओगे ना, जब उइगर मुसलमानों के साथ उठोगे बैठोगे, हर दिन उठोगे, जूते मारेंगे तुम्हारे मुंह पर। मैं नहीं चाहता आपको मारे जाए, मगर मारेंगे। अगर आप जाने पता चले कि आप मुसलमान हैं तो आपको और मारेंगे। अरे इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी, इतने मारेंगे आपको। अरे कैसे मारेंगे आपको, आपकी सारी चापलूसियां भूल जाएंगे। मगर मैं चाहता हूं एक बार प्रेम शुक्ला जी, अहमद एयाज जी को भेजा जाए। अर्नब, आपको पहले मानना पड़ेगा, आप कितना भी पहले माजिद को भेजते हैं, आपको यह मानना पड़ेगा। नहीं, आपको भेजना पड़ेगा, मानना नहीं, आपको भेजना पड़ेगा, आपको भेजेंगे, आपको जाना पड़ेगा, आपको चीन चाओ कहना पड़ेगा, चीन चाओ चाउमीन करना पड़ेगा आपको वहां पे। कांग्रेस आपको भेजेंगे, आपको भेजेंगे, इनको भेजो, इनको भेजो, इनको चीन चाओ चाउमीन को। आज पूछता है भारत की 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई। पुलिस के सामने भीड़ ने दोनों संतों को पीट पीट कर मार डाला। 5 दिन बीत गए, साधु संत और पूरा समाज इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन ये झूठे सेक्युलर गैंग सन्नाटे में है। मोमबत्ती गैंग गायब है, और वो नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये सारे अवार्ड वापसी लॉबी छिप गई है भाई और बहनों। जो लोग एक संप्रदाय विशेष के लिए छाती पीटते हैं, फिर से कहता हूं, जो लोग एक संप्रदाय विशेष के लिए हर वक्त छाती पीटते हैं, 2 संतों की खुलेआम हत्या की, पर वो इसलिए चुप, क्योंकि इसमें उन्हें धर्म विशेष वाला एंगल नहीं मिल रहा है, इसमें उनको कोई राजनीतिक फायदा नहीं है। जिस देश की 80% से ज्यादा आबादी, खुलकर कह दूं आज मैं, जिस देश की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है, सनातनी है, क्या वहां हिंदू होना, क्या वहां आज भारत में गेरुआ पहनना एक अपराध हो गया है? देश भर के संत इंसाफ मांग रहे हैं, और रिपब्लिक भारत भी इंसाफ मांग रहा है। और क्या हिंदुस्तान में आज हिंदू होना, हिंदुत्व की बात करना पाप हो गया है? गेरुआ पहनना पाप है, अपराध है? यह अवार्ड वापसी गैंग, मोमबत्ती गैंग संतों की मॉब लिंचिंग पर मौन क्यों है, पूछता है भारत। और भाई और बहनों, हमसे आप हमारे साथ जुड़कर यह सवाल पूछ सकते हैं कि संतों की हत्या पर सेक्युलर गैंग खामोश क्यों है? क्या मॉब लिंचिंग का विरोध मजहब देखकर होगा? ये सवाल भी मेरे साथ आप पूछते हैं, मैं पूछता हूं, और पूछता है सारा भारत। जरा इस जो भी आपका बैनर है, मैं चाहूंगा स्वामी दीपांकर जी इसको खुलकर दिखाएं लोगों को, पूरे फुल फ्रेम आपको दिखाया जाएगा टीवी पर। आप इसको दिखाइए स्वामी दीपांकर जी, आप हाथ पे अपने बैनर को और ऊंचा कर दीजिए और कैमरा जूम आउट करेगा। मैं चाहता हूं भारत के सब लोग इसको देखें और सुने और सोचे। दिखाइए और बोलिए आपके मन में क्या है आज स्वामी दीपांकर जी, कि मेरे सन्यासी को मारा क्यों, ये पूछ रहे हैं। बताइए स्वामी जी। मेरे
मेरे सन्यासी को मारा क्यों, प्रथम यहीं से प्रारंभ करता हूं। मेरे सन्यासी को मारा क्यों? क्या भगवा पहनना इस देश में गुनाह है? या भगवा पहनेंगे तो आप हमें मार दीजिएगा? भगवा पहनकर कोई सन्यासी जा रहे हैं, आप उन लोगों को नरभक्षियों के आगे डाल देते हैं। अपने हथियार भी आपने समर्पित कर दिए और हथियार समर्पित करने के बाद मुख दर्शक बने, तमाशा देखते रहे। यही अगर जो कोई अन्य मजहब का साधु होता तो आपका रवैया यही होता। मैं पूछ रहा हूं पूरे भारत की तरफ से, मेरे साधु को मारा क्यों? भगवा का गुनाह क्या है? क्या यही के कोरोना के आपातकाल में सबसे ज्यादा चंदा और मदद मंदिर और मठ कर रहे हैं और उन्हीं को आप लोग सड़कों पर मरवा दे रहे हैं? ये कर रहे हैं आप? क्या साधुओं का कोई मानव अधिकार नहीं होता? कोई एक कैंटीन नहीं आएगा? कोई तख्ती उठाकर नहीं पूछेगा फिल्म जगत से, जो एक व्यक्ति के नाम पर पूरा देश में बवाल मचा देते हैं? एक सन्यासी, दो सन्यासी, अर्नब 70 साल का बुजुर्ग सन्यासी मारा है। इतिहास में बताइए 70 साल के बुजुर्ग सन्यासी ने कभी बच्चा चुराया हो? अगर जो चुराया हो, मैं भी अपने सन्यास धर्म से, सन्यास से मैं पीछे हट जाऊंगा, वरना बताइए मैं उतारता हूं अपना भगवा। बिल्कुल। मैं आप देखिए आज लोगों की असली चेहरा जो होता है, लोगों का असली चेहरा सामने आ गया है और मैं तो खुलकर बोलूंगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, पूरी मीडिया मौन हो गई है इस देश में। ये मीडिया नहीं रही। ये मीडिया भी राजनीतिक चीजों को देख के सोच रही है किस पे टीआरपी मिलेगी। ये लोग, मीडिया आज बंद है, इस पर कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है, यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज, कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? मैं पिछले 70 दिनों से, 72 नहीं 73 दिनों से एक ही बात बार बार कह रहा हूं। 73 दिनों से मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों को भड़काओ मत। मैं बार बार 73 दिनों से कह रहा हूं कि लोगों को भड़काओगे तो दंगा भड़केगा। मैंने कहा कि लोगों को भड़काओगे तो हिंसा भड़केगा। मैंने कहा था कि लोगों को भड़काओगे तो खून खराबा होगा। मैंने कहा था और हुआ यही। पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली जल रहा है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 25 अब कह रहे हैं 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 2 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हुई है। हालत यह है कि दिल्ली के पहली बार आज मैंने रिपोर्टरों को हेलमेट पहनकर रिपोर्टिंग करना पड़ा है उनको। रिपब्लिक भारत के सब रिपोर्टरों की पूरी फौज आज पूरे दिल्ली में, आज दिन के हिंसा वाले जहां जहां इलाके हैं वहां पे हेलमेट पहनकर हमारे जांबाज रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते रहे पूरे दिन। पुलिस अपना काम पूरी तरह से उस पर जुटी है और शांति बहाली की कोशिश कर रही। ये वाड्रा परिवार पूछ रही है कि सुरक्षा बलों ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्या किया। ये दंगा उसी की नाकामी का नतीजा है, ये कहा उन्होंने। इधर सुरक्षाकर्मी अपने जान को हथेली में डालकर शहीद हो गए हैं 2 हमारे सुरक्षाकर्मी, और वाड्रा परिवार उन्हीं पर सवाल उठा रही। समूचा देश आज इस बेशर्म लॉबी की हरकतों से गुस्से में है और इसलिए आज मैं ही नहीं बल्कि सारा भारत पूछता है। मुझे सिर्फ इस बात पर गुस्सा आता है कि आज हमारे दिल्ली के सुरक्षाकर्मी, हमारे दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंटेलिजेंस के फोर्सेस, है ना, सब लोग सड़कों पर हैं और अपने कितनी रिस्क लेते हैं इसके बारे में गौरव आर्य जी मुझे बताइए कि इस सिचुएशन को जहां पे हर तरफ से
गोलीबारी हो रही है, पुलिस पर बंदूक लेके एक आदमी गोली मारने आता है, पुलिस वाला लाठी तक नहीं उठाता जी, है ना, आपने देखा वो जी, है ना। और उन्हीं सुरक्षा कर्मियों को उन्हीं सुरक्षा, आप रुकिए, उन्हीं सुरक्षा कर्मियों को एक सुनियोजित प्रायोजित तरीके से 3 दिन से गालियां पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। गौरव आर्या चुप रहेंगे उस पर, क्यों चुप रहेंगे उस पर? आज मैं कह रहा हूं 73 दिनों से शाहीन बाग में शांति कायम है क्योंकि ये सुरक्षा कर्मी अपना काम कर रहे हैं। 73 दिनों से शांति कायम है। लोगों ने शाहीन बाग को भड़काने की कोशिश की, गौरव आर्या खून खराबा करने की कोशिश की, अगर आज खून खराबा नहीं हुआ, सब कुछ शांति है, इन्हीं सुरक्षा कर्मियों के कारण उन्हीं को गाली देते रहते हैं 24 घंटे। ये सहा नहीं जाएगा। गौरव आर्या बताइए कितना संयम रखा है, कितना संयम रखा है। अर्नब, वो सीआरपीएफ का जवान था विक्की विश्वकर्मा, याद है आपको? याद है मुझे, जिसको लोगों ने गाली दी थी, थप्पड़ मारे थे, चुपचाप लात मारी थी उसको, लात मारी थी, उसकी बेइज्जती करी थी। उस जवान के हाथ में वेपन था, सब मशीन गन था, सब मशीन गन था, बिल्कुल। उस जवान ने कोई फायर नहीं करा, सामने यही लोग कर रहे। अब देखिए दोबारा यही बात हुई, एक पुलिस वाले को मार दिया गया, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले की लाश नाले में मिली। क्यों भाई? वो अपना काम कर रहा है, उसको सपोर्ट करो। उनको आपने विलेन बना दिया, फिर आप कहते हैं ये साहब ऐसा क्यों करते, वैसा क्यों करते। लेकिन गौरव जी सुनिए ना, देखिए अगर वो सुरक्षा बल है तो उनका काम क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है? अमन चैन को बहाल करना। आप मुझे सर, अमन आज अगर अमन है तो उन्हीं की बदौलत तो है। सुनिए, इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है, आपको 84 मिलेगा, आपको गुजरात के दंगे मिलेंगे, अगर पुलिस कहीं ना कहीं मूक दर्शक बन के खड़ी रहेगी। मूक दर्शक गलत बात है, बलिदान गलत बात है मूक दर्शक बोल के। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। आपने पुलिस और सुरक्षा कर्मी के खिलाफ ऐसी भाषा कैसे यूज की? आज शांति कौन बहाल कर रहा है? आप कर रहे हैं। वर्दी में आप है, वर्दी में आप है, आप है सड़कों पर, आप गाली खा रहे, आप गोली खा रहे, आप पर जहर फेंका जा रहा है, आप पर तेजाब फेंकी जा रही है, क्या बात करते हैं? ये जो दंगाई हैं, इनको इतनी कठोरता से इनके साथ आप डील कीजिए। कोई संयम वयम दंगाइयों के साथ नहीं होता है, पूरी कठोरता से इनको डील कीजिए, तभी ये समझेंगे। इनको सीधा करने का यही एक है। मैं कहूंगा 106 क्यों, 1006 लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और एक बार कह दूं, आखिर में कहूंगा कोई मानवाधिकार वाली लॉबी ना निकले जब इनके साथ कठोरता से डील की जाएगी। पूरे कठोरता के साथ सारा देश सुरक्षा कर्मियों के साथ है। मैं क्या चाहता हूं कि आज हमारे स्टूडियो से एक आवाज में सब लोग बोले कि जो सुरक्षा कर्मी आज उस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि पुलिस वालों को गोली मारकर जान ली गई है इनकी। जिसने आज रतन जी को मारा, जिसने अंकित शर्मा को मारा, वो प्रदर्शनकारी नहीं है। और वो पलाई जी, आप सब जो मरे वो भी नहीं, उनको भी प्रदर्शनकारी थे क्या? नहीं, जो 24 लोग मरे वो जिन्होंने मारा वो प्रदर्शनकारी थे क्या? देखिए आप प्लीज आज अंतर मत कीजिए, आज अंतर मत। प्रदर्शनकारी पुलिस का सम्मान हमारा लीगल, सोशल, मोरल हर तरीके से है, क्योंकि वही इस्टेब्लिश करती है पीस को। उसके ऊपर अच्छी बात है, यही सुनना चाहता हूं मैं राष्ट्र की बात करता हूं और देश के हक में खड़ा रहता, इसलिए देश के लोग मेरे साथ खड़े। मैं राष्ट्र की बात करता हूं जिससे मौलाना साद, माफ कीजिएगा, हत्यारा मौलाना साद, सुपारी किलर मौलाना साद जैसे लोग मेरे देश को बीमारी ना दे पाए। और जो लोग सोचते हैं कि मैं धमकी से डर जाऊंगा, उन्हें आज बता देता हूं खुले और कि तुम मुझे डराने की सुपारी ले रहे हो, जबकि तुम्हारा हत्यारा मौलाना साद खुद एक सुपारी किलर है। वो उन लोगों को मारता है जो उसे धर्म गुरु मानते हैं। मरकज से ठीक पहले मौलाना साद के अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए आए। उन्हीं रुपयों को छिपाने के लिए यह हत्यारा मौत का मौलाना बन रहा है। आज पूरा देश साद की सुपारी किलर वाली सच्चाई जान जाएगा। इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत, ये साद जो है एक लुटेरा है,
ये एक लुटेरा है, आप समझ जाइए। ये सुपारी ये किलर साथ नहीं तो आपको मुझे जवाब देना बताइए होगा और पुलिस को शामली तय करना में होगा, कोर्ट को तय अरबों करना रुपए होगा। की फार्म हाउस अगर कहां से आपको आई तय इसकी? करना होगा, आप साद अपनी और जुबान उसके है, बेटों के जान के पास कुछ कह रहे हैं। लग्जरी गाड़ियां कहां से आई? अरे दिल्ली में अरबों की मरकज की बिल्डिंग कैसे बनी? 1000 पैसे बीघे कहां का से मिले जमींदार है इसको? उसका दादा 1000 बीघे का आज से 90 साल पहले जमींदार था। सब ले लेंगे। वो खानदानी आदमी है, जमींदार फैमिली से। आप किसी को, मैंने उनको कल पढ़ा रहा था, उनके दादा के पास खानदानी आदमी 1000 भाग क्यों रहा है बीघे डरपोक की जमीन थी। तरह? आप क्या बात कर रहे हैं? ये खानदानी 90 आदमी साल जो पहले। है, अरे रुकिए आप, ये अरे ये खानदानी उनका काम आदमी है, ये पुलिस एक का एक काम नंबर है, का साथ-साथ डरपोक, लगाना। भगौड़ा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है भगौड़ा, इसमें। मक्कार, बुजदिल, कायर, हत्यारा, लेकिन सुपारी कोरोना किलर, बीमारी के ऊपर जो आप कह रहे हो, सुपारी किलर, कि देश जब से विरोधी, संसद गया, मुसलमान हो गई कोरोना बीमारी। हत्यारा, उससे पहले पार्लियामेंट में गई, कायर, गंगा में गई, बुजदिल, मंदिर में गई, भगौड़ा, जिसकी इतनी पहचान हो उसको आप मौलाना कैसे कह सकते हैं? भाषा का इस्तेमाल चाहे जैसे करे, देश देख रहा है। हमें मेरी भाषा देश नहीं के है, साथ रहना है। भारत की देश भाषा के है। एक-एक आदमी को भारत पूरा information भारत देनी है, मानता है ये भगौड़ा बीमारी है, और इस भगौड़ा है बीमारी कि से नहीं? सबको मिलकर लड़ना है। भगौड़ा है कि नहीं? जासिक जी, हजीक जी लक्ष्मण रेखा पार न करे, वो भगौड़ा है कि नहीं? जो भागता है वो भगौड़ा होता है। आप एक और शब्द यूज कीजिए, जो कायर की तरह भागता है वो भगौड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एजेंसीज जितना भी इनका चिट्ठा है, प्लीज वो पूरी कौम के सामने लाएं और इनके आसपास जो 100 लोग हैं इनके इर्द गिर्द, मेवात से लेकर के जमुना पार तक, उनका सबका चिट्ठा सामने लाएं ताकि ये पूरी मुस्लिम कौम अपनी आंखों से देख सके कि एक मजहब के नाम पर एक मौलाना क्या क्या करता है, पूरे मुल्क के मुसलमानों को कैसे जलील कराया, दीन को कैसे पामाल किया, इस्लाम को कैसे बदनाम किया, कानून को कैसे नहीं समझा। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बोल दूं, कैसे साबित कर दे रहे हैं आप? गलत बात बयानी कर रहे हैं। जी जी तो कैसे जी बदनाम कर दिया आप ये बताएं? आप झूठी बातें क्यों कर रहे हैं देश के सामने? आप मौलाना हैं क्या? आप क्यों कर रहे हैं? दीन को बदनाम ऐसे किया? क्या दीन इस्लाम ये सिखाता है? क्या दीन इस्लाम ये सिखाता है कि लोगों के अंदर बीमारी बांट दो? साथ में गलत किया क्या तो दीन सजा देगा? आप कौन होते हैं? अरे डंके की चोट पे उस डरपोक को सामने लाओ, डंके की चोट पे उस मुस्लिम को सामने लाओ, डंके की चोट पे उस सुपारी किलर को सामने लाओ, डंके की चोट पे उस मक्कार को सामने लाओ, डंके की चोट पे उस भगौड़े को सामने लाओ। आप बताइए मुझे, डंके की चोट पे जो आदमी इतने लोगों को संक्रमित करे, उस आदमी ने अपने परिवार को माफ नहीं छोड़ा, अपने परिवार को संक्रमित कर दिया उसने। इन्होंने कोरोना की सुपारी ली है, और अगर कोरोना की सुपारी नहीं ली है तो ये बताइए आज मुझे कि 25,000 तबलीगी जमात मरकज के लोग क्वारंटाइन में क्यों हैं? बताइए मोहम्मद इम्तियाज नूरानी जी, आप तो अस्पताल चलाते हैं। अगर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो इल्ज़ाम तराशी से हल नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत, अगर मौलाना साद मुजरिम हैं, मौलाना साद मुजरिम है तो मौलाना साद को पुलिस क्या कर रही है? पुलिस नहीं, हुकूमत, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुफ्ती जी, अरे अरेस्ट तो होगी ना उसकी। हाँ? वो अरेस्ट तो हो जाएगी ना। मुफ्ती जी बोलिए कि भाग रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? सहमे क्यों, डरे क्यों हैं? हम कोई छोड़ने वाले नहीं है तबलीगी के बाद मर्कज के हेड चैनल से ये कह रहे हैं कि वो अपने ये क्या समझ लेता है अपने आप को? क्या ये हाँ, साड़ू के घर पहले पे क्वारंटाइन का बहाना था कि मैं क्वारंटाइन हूं। ये मैं कह रहा हूँ इस चीज को नहीं अरेस्ट तो हो जाएगा ना, मगर मुझे बताइए अरेस्ट जब होगा तब क्या? जब अरेस्ट हो जाएगा तो क्या आप मुझे समझा पाएंगे कि 46 विदेशी मलेशिया से कोरोना फैलाने इधर आए, किर्गिस्तान से इधर आए, बांग्लादेश से इधर आए, इंडोनेशिया से इधर आए, कजाकिस्तान से इधर आए, इनको पकड़ के इन्होंने जो अपने साड़ू के घर में छिपे हुए इन्होंने बिहार भेजा इनको। मुझे बताइए आप लोग इसमें इस्लाम को क्यों खींचने की कोशिश करते हैं? इसका इस्लाम के साथ क्या लेना देना? मैं तो तबलीगी जमात मरकज वाले के बारे में बोल रहा हूँ, इसका इस्लाम के साथ क्या लेना देना मुझे बताइए। मुफ्ती जी, ये हर चीज को इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? भाई ये चीज इस्लाम के खिलाफ है, भाई ये चीज इस्लाम के खिलाफ है। देशवासियों, एलएसी पर भारत ने आज एक बार फिर साफ कर दिया कि हमारी 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। लेकिन जब भारत चीन के सामने खड़ा होकर चुनौती दे रहा है, तब राहुल बाबा कह रहे हैं कि आज का भारत कमजोर भारत है। राहुल गांधी और वाड्रा परिवार कह रही है कि भारत एक कमजोर देश है।
जब भारत चीन के सामने खड़ा होकर ललकार रहा है, तब सबूत गैंग कह रहा है कि हमारे पड़ोसी देश हमसे मजबूत हो गए हैं। जब भारत कह रहा है कि सबसे पहले देश का स्वाभिमान है, तब चीन का चक्कर लगाने वाले कह रहे हैं कि 2014 के बाद भारत की कमान कमजोर हो गई है। दोस्तों, आज साफ हो गया है कि इनकी देशभक्ति चीन के सामान की तरह नकली है। आज देश समझ गया है कि सबूत गैंग की सोच मेड इन चाइना है। आज सच्चाई सामने आ गई है कि चीन से चंदा लेने वाले लोग आज भी चीन के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। देश चीन को जवाब देने को तैयार है, तब ये सबूत गैंग देश में चीन के एजेंट बन रहे हैं। अपने जवानों के बलिदान का बदला मांगने वालों को ये विश्वासघात मंजूर नहीं। इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत कि जो देश के लिए बलिदान दे, वो वीर सपूत राहुल बाबा को क्यों कमजोर लग रहे हैं? जो लोग चीन से चंदा ले, क्या सेना को उनसे देशभक्ति सीखने की जरूरत है? क्या वाड्रा कांग्रेस और सबूत गैंग भारत में चीन का प्रवक्ता बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग भारत की ताकत पर सवाल कर रहे हैं, वो चीन के साथ अपनी सीक्रेट डील पर मुंह कब खोलेंगे? ये सवाल मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ पूछता है भारत। चीन का चंदन घिसने वाले मनोज तिवारी, आज मैं तुम्हारा दिमाग भी घिसूंगा। चीन का चखना खाने वालों, तुम देश को कमजोर बताते हो, फिर मुझे बताते हो अर्नब को कि अपनी भाषा पर संयम रखिए। मैं क्या संयम मेरी नहीं है? भारत कमजोर नहीं है, आप कमजोर है। भारत कमजोर नहीं है, कमजोर तो तुम्हारी टूटी हुई बिखरी हुई पार्टी है। मनोज तिवारी, सैफ खान, कमजोर भारत नहीं है, कमजोर तो तुम्हारा बिखरता हुआ कुनबा है। भारत कमजोर नहीं है, कमजोर तो तुम्हारी राजनीतिक सोच है। और सुनिए, ये रटे हुए डायलॉग चाहूंगा मुझे अर्नब, बड़ी मनोज तिवारी सामने आओ। हमारे मनोज तिवारी, मनोज तिवारी को सामने लाइए। पहली बार पूछता है भारत में आके, इन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की है। ये रटे हुए डायलॉग सुनाना बंद करो। मनोज तिवारी, तुम्हारा चाइनीज टेप मैं तोड़ दूंगा, तुम्हारा चाइनीज टेप मैं तोड़ दूंगा। मनोज तिवारी, तोड़ दूंगा तुम्हारी चाइनीज टेप। इनको भारत की विदेश नीति कैसे समझ में आएगी, जिस नेपाल से 2013 तक इनके संबंध नहीं थे, जो नेपाल अपने कुकिंग गैस के लिए तरस रहा था, जो भूटान अपने कुकिंग गैस के लिए तरस रहा था, उसको भारत ने कुकिंग गैस दिलवाया। जिस नेपाल से 17 सालों से प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट नहीं होती थी, उस नेपाल से 17 सालों के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर के स्तर पर विजिट हुई। अफगानिस्तान में सलमान डैम बनाया भारत ने, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को रिबिल्ड किया। और यह देखिए, चीन का चंदा आएगा तो भला विदेशी नीति भारत की कैसे समझ में आएगी? आप अपने आंखें खोलकर देखो, क्या 130 C-130 से दिखाइए इनको, दिखाइए इनको C-130 वाले तस्वीरें। C-130 हवाई जहाज से जिसने छलांग उड़ाई, क्या वो योद्धा कमजोर है? पूछता है भारत को। पीठ पे छुरा C-130 से जिन्होंने छलांग चलाई, जिन्होंने छलांग ली, क्या वो कमजोर है? अर्नब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, चेंज कीजिए। विवेक श्रीवास्तव, T-90 टैंक से दुश्मन को भगाने वाले जाबाज कमजोर हैं। आसमान से पैराड्रॉपिंग करने वाले, अलावा सिविलियन भी देख, आसमान से पैराड्रॉपिंग करने वाले, बिजली, पानी, ये वायुवीर कमजोर है। एक मिनट यार, मैं और बात देश करूं। 6 साल में कमजोर हो गया है। विवेक जी, देश 6 साल में खोखला हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं बोल लूं जरा, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं। पहले फौज साहब कमजोर ने- नहीं खोखले है, तुम हो, जिनपिंग। फौज कमजोर नहीं है। गौरव, दावा करिए, बच्चे मत इनकार। अर्नब, ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो सैफ साहब ने बात बोली थी ना, पढ़ाई की विवेक जी एक मिनट, विवेक जी ऐसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आप सब चिल्लाएंगे तो कैसे बात होगी? आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, 1 मिनट के लिए मुझे मौका दें
प्लीज। ऐसा है कि सैफ साहब ने बोला कि साहब सबसे ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए थे। देखिए, जवान यूपीए और एनडीए के हिसाब से और बीजेपी कांग्रेस के हिसाब से शहीद नहीं होते। एक छोटा सा एग्जांपल, सीआरपीएफ की बात करी थी। 6 अप्रैल 2010 दांतेवाड़ा 75 सीआरपीएफ के जवान एक दिन में शहीद हुए थे सर। और सीआरपीएफ के जवानों की शहादत की फेहरिस्त बहुत लंबी है। कभी आप नेशनल पुलिस मेमोरियल में जाइए, तब आपको पता लगेगा। इसका राजनीतिकरण मत करिए कि इतना ये हुआ, इतना ये हुआ। ये कोई सर, हम ये कोई चीज तोल नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट। विवेक जी, एक आखिरी पॉइंट। विवेक जी, एक आखिरी पॉइंट। दूसरी चीज, विवेक जी प्लीज सर 10 सेकंड दीजिए। मैंने आज राहुल गांधी जी की जो वो स्पीच थी करीब 3.25 मिनट की अंग्रेजी में, मैंने 2-3 बार सुनी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी समझ ठीक ठाक है, मुझे समझ में नहीं आई। मुझे इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि उसमें कोई रोड मैप नहीं था। You know, there has to be more to your policy than a Twitter handle and a bad haircut. It has to be more than that. उसमें कुछ नहीं है। मोदी ये गलत है, मोदी ने ये गलत करा। आज पूरा देश जयकार कर रहा है, कह रहा है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि हमने साबित कर दिया कि अब हम झुकते नहीं, दुश्मन को झुका देते हैं। गलवान विवाद के 20 दिन बाद चीन एलएसी से 2 किलोमीटर पीछे चला गया। एक बात मैं साफ कर दूं कि चीन पीछे गया नहीं है, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया है। हमने उसे धकेल कर भगाया है, धकेल कर। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के दरवाजे तक पहुंचकर उसे बता दिया था, अरे चीन, अगर चीन युद्ध चाहता है तो युद्ध के लिए हम तैयार हैं। नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के 48 घंटे बाद ही चीन औकात में आ गया है। उसने एलएसी से अपने तंबू उखाड़ लिए। भारत ने दुनिया को बता दिया कि नया हिंदुस्तान अपनी शान, अपनी शक्ति, अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करता। चीन पीछे चला गया, लेकिन भारत में जो चीन के चापलूस हैं, जो चमचे हैं, वो आज भी चीन के साथ खड़े हैं दोस्तों। वो आज भी हिंदुस्तान के हौसले पर सवाल कर रहे हैं दोस्तों। चीन के बाद अब उनका इलाज जरूरी है और इलाज मैं करूंगा। इसलिए मेरे साथ पूछता है भारत कि चीन पीछे चला गया, क्या अब देश की सेना से माफी मांगेंगे चीन के चापलूस? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग अब मानेगा कि नया हिंदुस्तान जीतना जानता है, झुकना नहीं? अब पूरा देश चीन पर जीत का जश्न मना रहा है, जश्न। तो ये टुकड़े गैंग सरकार से सवाल क्यों कर? प्रॉब्लम क्या है? ये इतने जलते क्यों हैं? ये इतनी ईर्ष्या से भरे हुए क्यों हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि क्या इस देश के विपक्ष के लिए देश हित नहीं, चीन का हित बड़ा है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। मुझे बताइए अजय अरोड़ा जी, देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे। अब भी शक करोगे? शक, मेरी बात सुनो, इतना शक अपने देश पे, इतना शक अपनी सेना पे, इतना शक अपने प्रधानमंत्री पे, इतना शक चीन पे, इतना विश्वास पीपल्स लिबरेशन आर्मी पे, कितना विश्वास चीन के चाटुकारों को बीजिंग पे इतना विश्वास और भारत में इतना शक। विशाल, समझ में नहीं आता। मुझे बताओ अजय अरोड़ा, क्या देश की सेना पे तुम लोग अब शक करोगे? अब भी शक करोगे कि चीन भारत की सीमा में चला आया? शक करोगे? अब भी शक करोगे तुम शकबाज? अब भी शक करोगे कि भारत ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया? बोलोगे फिर से कि हमारे जवान निहत्थे थे? अरे शकबाज, मेरी बात सुनो, देश तुम पर शक करता है, मैं तुम पर शक करता हूँ, मैं तुम पर शक करता हूँ, शक मैं करता हूँ आप पर, शक मैं करता हूँ आप पर। हमारे हिंदुस्तान पर तुम कैसे हर बार शक क्यों करते हो? अर्नब जी मेरी बारी, हमारे देश पर इतना शक, भारत पे इतना शक, पाकिस्तान पे विश्वास, चीन पे विश्वास, बीजिंग पे विश्वास, देश पर एक बात कहना चाहता हूं, मुझसे सहा नहीं जाता। ये खाते हिंदुस्तान की है, मुझसे सहा नहीं जाता। चाइना की है। ये जब देखो तब अर्नब, एक बात कहना चाहता हूं मैं, भारत का नेतृत्व
एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सब पर सवाल उठाते हैं, अर्नब सवाल उठाते हैं। ये वही अर्नब ये वही आपको सुना, आप प्लेकार्ड नीचे रखिए। विशाल मिश्रा बोलिए, विशाल मिश्रा बोलिए, विशाल मिश्रा डिबेट में है। भारतीय फौजों को खून देने के लिए अपने ही कैडर के लोगों को निकाल दिया। विशाल मिश्रा डिबेट में है। कम्युनिस्ट पार्टी है। कृपया देश को गलत जानकारी ना दें। देश में नो मैन जोन का एरिया नो मैन जोन बना हुआ है। देश को गलत जानकारी ना दें। विशाल मिश्रा पहले तो इन कांग्रेसियों को, पहले तो इन वामपंथियों को एलएसी और एलओसी का अंतर पता होना चाहिए कि एलएसी होता है एरिया ऑफ परसेप्शन होता है, जहां पर पेट्रोलिंग होती है, दोनों का राइट होता है और वहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया जा सकता है। और आज यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि जी नहीं, ये बताइए अगर चाइनीज आर्मी आई थी तो गई कहां? अरे हमारे 20 जवान जो शहीद हुए वो इसलिए शहीद हुए कि उन्होंने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे 20 जवान जो शहीद हुए वो शहीद हुए, लेकिन चाइना के 43 जवानों को मारकर शहीद हुए, लेकिन नहीं, सेना के सौर पर सवार। तुम्हारा प्यारा चीन दुम दबाकर भाग गया। अब लोग कहते हैं कि चीन बहुत ताकतवर है, लेकिन चीन तो नकली निकला। सुनो सैफ, चीन एलएसी से 2 किलोमीटर पीछे भाग गया। तुम उसके पीछे भागो, तुम उसके पीछे भागो, जाओ बेची, मैं सुनूंगा। मगर चीन ने गलवान से अपने तंबू उखाड़ लिए। गलत कह रहा हूं तो कह दो। गौरवारिया बताओ, प्रदीप भंडारी, क्या चीन ने गलवान में अपने तंबू उखाड़े कि नहीं उखाड़े? पूछता है भारत। भारतीय सेना अभी भी सब पॉइंट पे मौजूद है। इनको बोलिए, छोटी सी बात, चीन की सेना गलवान घाटी से अपनी तंबू उखाड़कर भाग गई। मुझे बोलने दीजिए। गौरव, 11 कंपनियों को इजाजत दे दी। इसको कहते हैं अर्नब सिर्फ एक सेंटेंस है जो इनको डिस्क्राइब करता है अर्नब, वो है मोर चाइनीज देन द चाइनीज। इतनी वफादारी चीन के लिए चीनियों की नहीं है जितनी इन लोगों की है। मोर चाइनीज देन द चाइनीज। आप हाथ काटिए तो खून का रंग जो है वो चाइनीज है, वो है ही नहीं हिंदुस्तानी। मोर चाइनीज देन द चाइनीज। अरे साहब, चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स खुद कह रही है कि हम पीछे हट गए, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? चलिए कोई बात नहीं, आप सुनिए। आप कहते हैं आपको आर्मी पे विश्वास नहीं, आर्मी चीफ पे विश्वास नहीं, आपको प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, डिफेंस मिनिस्टर पे विश्वास नहीं, सीडीएस पे विश्वास नहीं। अरे भाई, जिसके वफादार है उस पर तो विश्वास कर लीजिए। किस चीज का विश्वास? चीन खुद कह रहा है हम पीछे हट गए, आप कह रहे हैं आप चीन पे भी विश्वास नहीं, क्योंकि चीन इज नॉट लॉयल इनफ टू द कॉज। अब ये अर्नब, इनको कोई नहीं समझा सकता। भाई साहब, मैं माफी चाहता हूं। ये जो है ना अजय अरोड़ा, ये किसी पार्टी का समर्थन करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करो भाई, मगर आप गिरगिट मत बनिए। आपके सामने तो गिरगिट भी शर्मा जाए। आप लोग गिरगिट के भी गुरु निकले। गिरगिट, आप गिरगिट के भी गुरु हैं, क्योंकि चीन पर हर दिन आप रंग बदलते हैं। आप गिरगिट के भी गुरु हैं, क्योंकि हर दिन भारत की सेना पर आप रंग बदलते हैं। आप गिरगिट के भी गुरु हैं, क्योंकि हर दिन आपकी देशभक्ति पर रंग बदलता है। अरे 2008 में जो तुमने किया वो तो गिरगिट का गुरु भी ना कर पाए। आप लोग गिरगिट के गुरु हो, रंग बदलते हो, और आपके मुंह पर अब चीन वाला ताला लगा गया है। क्यों लगाया आपने चीन का ताला? हिम्मत है तो मुंह खोलो, मुंह खोलो। अब मुंह खोलो और बताओ कि डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी चीन के साथ चुपके मुलाकात क्यों करता था? पूछता है भारत। आप और मुंह खोलो और बताओ। सवाल है मेरा, 2008 के समय राहुल गांधी कौन सी सीक्रेट डील की थी? किस सीक्रेट डील की थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जिनपिंग के साथ? बताओ, पूछता है भारत। मुंह खोलो, बताओ कौन है गिरगिट? कौन आप हो? मैं बताता हूं क्या किया था इन्होंने। हरे रंग के गिरगिट हो, हरे रंग के गिरगिट। ईर्ष्या से आपका रंग हरा हो गया है। खड़े रहे, एक मिनट लेते रहो। काला दिमाग और हरा रंग, आप गिरगिट हो। आप लोग लाल ब्रिगेड के और लाल निशान के पीछे घूमने वाले लोग, आज आप मुझे पोस्ट हो गए। एक हुंकार मिला नींबू से नाद हुआ, और चीन घुटने के बल नहीं पीछे भाग लिया, धकेल दिया गया। कहां से? एलओसी के पीछे खड़ा था, उसने एक कदम उठाने की चेष्टा की थी। 1500
देखते रहे। अरे चीन के चापलूसों, चीन के गद्दारों, चीन के लोगों, चीन लाल ब्रिगेड के आप चीन के साथ खड़े होकर के आज हमारी सेना के बारे में बात करते हो। शर्म आती है आप लोगों से। लोग देशवासियों, जो वाड्रा कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर, ताली पीट पीट कर कहती है कि भगवान श्री राम कौन है, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जो वाड्रा कांग्रेस की मंदिर के चढ़ावे को लूटना चाहती, अब उसकी निगाह कुंभ पर पड़ गई है। वो कुंभ जो भारत ही नहीं पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है। प्रयाग का वो कुंभ पर्व जहां पूरी दुनिया से लोग स्नान के लिए आते हैं, वाड्रा कांग्रेस उसे बंद कराना चाहती है। इनका दावा है कि अगर असम सरकार मदरसों को बंद करा रही है और सरकारी पैसा मदरसों के लिए नहीं दे रही है, तो फिर प्रयागराज में लगने वाले कुंभ पर खर्चा क्यों, उसे क्यों ना बंद किया जाए। दरअसल इन लोगों के चश्मे पर धर्म का लेंस लगा है दोस्तों। किसी भी फैसले में पहले ये हिंदू आस्था पर हमला करने का बहाना खोजते हैं। कुछ भी हो जाए, किसी तरह से हिंदू आस्था पर अटैक करो, सनातन धर्म पर अटैक करो, और उसके बाद एक धर्म विशेष को भड़काते हैं ये लोग। असम सरकार ने फैसला किया कि मदरसों के साथ साथ संस्कृत विद्यालय भी बंद किए जाए, इन्हें नियमित स्कूल में बदला जाए, कंप्यूटर लाया जाए, अंग्रेजी पढ़ाई जाए। लेकिन ये जो वाड्रा कांग्रेस में बैठे सुविधावादी हिंदू हैं दोस्तों, जो मंदिर जाकर दुनिया के जनेऊ दिखाते हुए कहते हैं कि हम तो जनेऊधारी हिंदू हैं, और फिर बाहर निकलकर कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते। इन्हें मदरसा बंद करना तो दिखा, लेकिन संस्कृत पाठशाला जो असम में बंद करने की जो फैसला हुआ, उस पर ये लोग सन्नाटे में। अरे शिवभक्त राहुल पाबा, क्या आपने अपने नेताओं को यह सिखाया कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाती है और संस्कृत पाठशाला में उर्दू पढ़ाई जाती है? फिर मदरसे के बहाने कुंभ पर कलह क्यों कर रहे हो? संबित पात्रा जी, कुंभ में जो पैसा खर्च होता है वो कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए होता है। ये कहते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से बात कर रहा हूं। कैसे व्यक्तिगत तौर से? तो बीजेपी में थे पहले, अभी कांग्रेस के बड़े नेता बन गए। 3 मिनट हुआ आपने। चलिए 15 मिनट। नहीं, अभी संबित का सवाल, अब हो जाए डिबेट। उदित जी मेरे प्रोग्राम में दोनों तरफ की बात सुनता हूं। देखिए, हेमंतो बिस्वा शर्मा जी ने मदरसे को लेकर जो कहा वो एक टेक्निकल विषय था। उन्होंने कहा केवल मदरसा ही नहीं, अगर संस्कृत स्कूल भी है और अगर बाइबल स्कूल भी है तो उन सब के ऊपर सरकारी पैसे खर्च करके ना तो हम कुरान पढ़ा सकते हैं, ना भगवत गीता पढ़ा सकते हैं और ना बाइबल पढ़ा सकते हैं। इन्होंने कहा भैया आप कुंभ पे पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? देखिए, कुंभ में सरकार कोई काम नहीं करती है, कुंभ में पैसा खर्च करती है। क्यों? कोई सरकार कुंभ के मेले में हिस्सा नहीं लेती है। बिकॉज इट इज अ मास गैदरिंग, बहुत भीड़ होती है, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग कैसे सुरक्षित रहे, लोग कैसे उनके स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके, वहां पर जो अमूलचूल सुविधाएं हैं वो कैसे सुविधाएं वहां पर मिल सके, डॉक्टर वहां पर हो, पीने का पानी वहां पर हो, कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए, इसका दायित्व किस पे है? इसका दायित्व बाबा साहेब अंबेडकर ने सरकार के कंधों पर संविधान के माध्यम से रखा है। कुंभ तो हरिद्वार में होता है अवनी जी, कुंभ उज्जैन में होता है, कुंभ नासिक में होता है, लेकिन ये कांग्रेस के नेता किस पर सवाल उठा रहे हैं? सिर्फ प्रयाग के कुंभ पर। कांग्रेस का ऑफिशियल क्यों? क्योंकि वहां पे योगी सरकार चल रही है। क्यों बदनाम करना चाहते हैं? क्योंकि वहां पे योगी सरकार चल रही है। बांटने लगे। कांग्रेस टारगेट इनके योगी आदित्यनाथ है। सवाल इस पे है कि क्या बांटने लगे? उदित राज जी ने क्या कहा? हरिद्वार में कुंभ नहीं होता है, उज्जैन में नहीं होता है, नासिक में नहीं होता है, मैं गलत बोल रहा हूँ? घेरना चाहते हैं।
गलत बोल रहा हूँ क्या? अवनीश जी की टारगेट राजनीति है, पॉलिटिकल है, बताइए इनको, बताइए इनको, हो जाए डिबेट। और इसके नाम पे ये संबित पात्रा जैसे लोग हिंदू मुसलमान करने का भारतवर्ष की हिंदू जनता से एक आपको मालूम है 4200 करोड़ रुपए खर्च करके कितने लाख करोड़ कमाती है सरकार? बंद करके दिखाइए। कितने मंदिरों से कितना पैसा लेती है? वक्फ बोर्ड से आज तक पैसा लिया? आचार्य विक्रमादित्य और विनोद सिंह, कांग्रेस की सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ा मंदिर कहां है? आचार्य विक्रमादित्य जी, सामान्य ज्ञान का सवाल, जीके का क्वेश्चन है मेरा। कांग्रेस की सबसे बड़ी आस्था और कांग्रेस की सबसे बड़ी मंदिर कहां है विनोद जी? 10 जनपद। उनकी आस्था वहीं शुरू होती है अर्नब जी और वहीं खत्म होती है। उनको क्या पता कुंभ के बारे में? चिंता नहीं, देखूंगा नहीं, पहले माफी मांगो, पहले माफी मांगो, बनाने की कुंभ को बंद करने की कोशिश की। जीते हैं भद्रम इच्छन्ति ऋष्या। तो देखिए अर्नब जी, कांग्रेस का इतिहास है, आजादी से लेकर आज तक लगातार हिंदुओं का अपमान होता रहा है। पहले सोमनाथ का विरोध, उसके बाद पार्लियामेंट के सामने संतों की हत्या, फिर हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, हिंदू तालिबानी, जिस प्रकार के शब्दों का तो मैं आज साफ साफ कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपको एक धर्म विशेष के लिए धर्म विशेष टाइप की शिक्षा करानी है तो सरकारी पैसों पे नहीं हो सकता। बाइबल और भगवत गीता और गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी भी पढ़ाई सरकारी पैसे में नहीं हो सकती है। सभी धर्मों के पर्व बंद कर देने चाहिए। क्या आप मेरे बात सुनिए? किसका है सरकारी पैसा? किसका सरकारी पैसा किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। सरकारी पैसा जा रहा था मदरसों के लिए। किसका पैसा है? मेरे टैक्स सरकारी पैसा, हर एक हिंदुस्तानी का देश का पैसा है। वो कैसे खर्च? देश का संविधान कहता है कि देश का पैसा धर्म के प्रचार। देशवासियों, राजस्थान के करौली में एक पुजारी को जिंदा जलाकर मार डाला गया। एक संत से दरिंदगी का इससे बड़ा सबूत देश ने आज तक नहीं देखा। देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर मेरे संतों ने क्या गुनाह किया जो पालघर के बाद अब राजस्थान के करौली में एक साधु की निर्मम हत्या हुई। राहुल वाड्रा, प्रियंका वाड्रा का इंसाफ वाला धरना, एंटोनिया माइनो वाला, संतों के नाम पर शांत कैसे हो जाता है? आखिर संत और सनातन संस्कृति के नाम पर जनेऊधारी राहुल गांधी का दर्द गायब कैसे हो जाता है? देवी और सज्जनों, हाथरस में हंगामा करने वाला गिद्ध गैंग एक संत की हत्या पर चुप क्यों है? पहले इसे समझना जरूरी है। अरे एंटोनिया माइनो, जिग्नेश मेवानी और उमर खलीद के लिए तो सुरक्षा के लिए डेली मांग करते हो। एक बार बस चलता तुम्हारा, अफजल गुरु के लिए भी करते हैं, याकूब के लिए भी करते हैं। आरोप है कि 7 अक्टूबर को कैलाश मीणा और उसके साथियों ने पुजारी के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया उसे। 9 अक्टूबर को जयपुर में इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई। 2 दिन तक पुजारी जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। लेकिन राजस्थान की एंटोनियो माइनो वाली सरकार का एक भी सदस्य, इस गिद्ध गैंग का एक भी सदस्य अस्पताल झांकने तक नहीं गया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वाड्रा कांग्रेस मानती है कि साधु संत तो मरते रहते हैं, उनके लिए हम क्यों परेशान हो? आखिर ऐसा हमेशा क्यों? और पूछता हूं तो कहेंगे कि मैं कट्टरपंथी हूं। अरे आखिर क्यों? मुझे कट्टरपंथी कहोगे तो कहो, मगर आखिर क्यों हमारे सनातन संस्कृति के नाम पर सोनिया सेना मौन व्रत शुरू कर देती है? क्यों? यह सवाल सिर्फ सनातन धर्म से जुड़े लोगों का नहीं है, आज ये पूरे देश का सवाल बन चुका है। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत कि क्या करौली में कांग्रेस को हिंसा वाली साजिश नहीं मिली? इसलिए राहुल बाबा, बंटी बबली वहां नहीं गए। और
क्या करौली में वाड्रा कांग्रेस का दंगे वाला प्लान नहीं बन पाया? इसलिए संत की हत्या पर सोनिया सेना का दर्द नहीं हुआ। और पूछता है भारत दोस्तों, पूछता है भारत दोस्तों कि पुजारी ने 15 दिन पहले सुरक्षा मांगी थी कि नहीं मांगी थी, बताइए मुझे। और अगर मांगी थी तो सुरक्षा क्यों नहीं दी? आखिर क्यों आरोपी को एक संत की हत्या की छूट दी गई और ये सोनिया सेना वाले जो रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा देते रहते मगर एक पुजारी को नहीं? ये ड्रग वालों को सुरक्षा देंगे, आतंकियों को सुरक्षा देंगे, दाऊद गैंग दुबई के भाई को सुरक्षा देंगे, मगर एक पुजारी को नहीं, पालघर के साधुओं को नहीं। और सबसे बड़ा सवाल पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत कि आतंकियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाने वाले लोग संतों की हत्या पर सन्नाटे में क्यों चले जाते हैं? क्या इनके लिए आतंकी जरूरी है, साधु संत नहीं? ये सवाल भी अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत। और पूछता है भारत में आज मेरे साथ पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद और पूर्व मंत्री। राज्यवर्धन जी, देश जानना चाहता है कि जब पुजारी ने सुरक्षा मांगी तो राजस्थान सरकार का रवैया क्या था? राजस्थान सरकार से कि वो जनता की सेवा करे, जनता की हिफाजत करे, शायद ये उम्मीद ही बहुत ज्यादा है। जो पार्टी दशकों से एक परिवार की रक्षा के लिए काम करती आई है, वो जनता के लिए किस तरह से काम कर सकती है?